हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है और थर्ड लेक्चर आज मेरा रहेगा। जब सेकंड लेक्चर खत्म हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चन चल रहा था और बोले थे कि अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद फिर जो ग्राफिकल मेथड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, समझिएगा इसको कि फॉर ए रिएक्शन 3A प्रोडक्ट इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इतना आपको समझना होगा। एक रिएक्शन है 3A से प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिएक्शन है। ये प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्टेंट है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, इसलिए प्रोडक्ट में कुछ भी रहे उसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिएक्टेंट से हमको मतलब है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ये ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अच्छा, इसका रेट कैसे लिखेंगे? R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू K इंटू A टू द पावर, और P हमें नहीं पता है ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ही तो निकालना है। जैसे R1 हम मान लिए, क्योंकि हमको 2 बार रेट लिखना पड़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, यानी कि A जो है ना उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। 4 टाइम्स का मतलब 4 से उसको गुना करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2R1, यानी पहले रिएक्शन अगर R1 था और अगर डबल हुआ तो उसका रेट क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 2R1। और ये कब हुआ? ये तब हुआ है जब आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिए हैं? 4 टाइम्स कर दिए हैं, यानी कि A था उसको 4 टाइम्स करेंगे तो 4 इंटू A, और P क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर हम लिखते हैं P इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्डर ही फाइंड करना है। 2 इक्वेशन यहां पर है, दोनों को यहां पर हम सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर देखिएगा क्या इक्वेशन आता है, R1 बाई 2R1, क्योंकि पहला वाला रेट से दूसरा वाला रेट क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। और इधर R1 का वैल्यू है A टू द पावर P, और R2 सेकेंड इक्वेशन से आएगा K, और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4A टू द पावर P, यानी कि 4 टू द पावर P, A टू द पावर P, K से K कैंसिल होगा, A टू द पावर P से A टू द पावर P कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। जो कि मैथमेटिकल फॉर्म आता है वो होगा 1/2 इक्वल टू 1/4, और इसका पावर P कर देना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 4/2 के स्क्वायर को 1/2। अब देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2P। अब ध्यान दीजिए, बेस सेम रहता है, पावर इक्वेट करते हैं तो 2P इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस जब सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? सेम। तो इसलिए 2P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और P इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो दिस इज द आंसर। हाफ ऑर्डर का रिएक्शन ये हो रहा है। कब? जब आप कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेट 4 टाइम्स नहीं बढ़ रहा है, रेट आपका डबल ही इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए यहां से अगर ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं P इक्वल टू 1/2। चलिए एक क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये इनिशियल रेट मेथड से ये बिलोंग करेगा, और इसमें क्या होगा? देखिए 3 एक्सपेरिमेंट किया गया। A2 का कॉन्सेंट्रेशन लिया गया, B2 का कॉन्सेंट्रेशन लिया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका रेट आता है उसको यहां पर लिखा गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 निकालिए और विथ रिस्पेक्ट टू B2 निकालिए, मतलब दोनों का आपको निकालना है। अब जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर हम पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, पहले तो आप रेट लॉ क्या है आप यहां पर देख लीजिए। रेट लॉ लिखा हुआ है R इक्वल टू K और A2, और उसका पावर यहाँ पर A माना हुआ है। अगर कुछ ये नहीं माना होता तो अगर
हम मानते तो P या Q ऐसा कुछ मानते, तो यहाँ पर B2 के पावर ये दे रखा है B, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं सारे एक्सपेरिमेंट से डेटा को इसमें पुट करना है। अब जैसे पहला एक्सपेरिमेंट फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, रेट क्या है 0.04, उसके बाद इक्वल टू के A2 का वैल्यू कितना है 0.2, इसके पावर A है, और B2 कितना है 0.2 और इसका पावर है B। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सभी वैल्यू को डाल करके जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उतने ही इक्वेशन यहां पर आएंगे। तो अभी ये पहले एक्सपेरिमेंट से पहला इक्वेशन आया, तो दूसरा इक्वेशन दूसरा एक्सपेरिमेंट से दूसरा रेट क्या है, फ्रॉम फर्स्ट से लिखे हैं, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से क्या है, रेट है 0.04, यानी रेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और k इंटू ए कितना है 0.1 टू द पावर a, और इधर 0.4 टू द पावर b। ये हो गया इक्वेशन 2 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट से देखिए, ये तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका रेट हो जाता है 0.08। जब हम a का वैल्यू क्या रखते हैं 0.2, पावर a होगा, और जब b का वैल्यू रखते हैं 0.4, पावर में क्या होगा b। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब चलिए, आपके पास 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन आपके पास है, तो सबका वैल्यू निकल सकता है। अब आपको एक टेक्निक बताया था, इसमें टेक्निक क्या था कि कोई एक वैल्यू डिवाइड करे तो कट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, 0. आप फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, फिर थर्ड, इक्वेशन थर्ड बाई फर्स्ट। चलिए ऑब्जर्व कीजिए, थर्ड ये रहा, तो 0.08 बाई थर्ड में फर्स्ट में कितना है 0.04 इक्वल टू, और इधर ये रहेगा के 0.2 टू दी पावर a, 0.4 टू दी पावर b। जो था लिख दिए इक्वेशन थर्ड का, अब इक्वेशन फर्स्ट का लिखिए, k इंटू 0.2 टू दी पावर a एंड 0.2 टू दी पावर b। अब ध्यान दीजिए, k से k कैंसिल होगा, 0.2 के पावर a से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, बच क्या रहा है 2 इक्वल टू, ये भी 2 बार कटेगा, 2 टू दी पावर b। पावर में यहाँ 1 होगा, बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे, b इक्वल टू क्या आया 1 आ गया। b का वैल्यू क्या होगा 1। ऑप्शन में देखें b बराबर 1, या तो 1 ऑप्शन होगा, नहीं तो 3 होगा, मतलब कि आपको a निकालना पड़ेगा। a कब निकलेगा, a तब निकलेगा जब आपका b कैंसिल होगा, यानी कि सेकेंड वाला कंपोनेंट। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन थर्ड में सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। अभी इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट से डिवाइड किए, अब इक्वेशन थर्ड में डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। चलिए इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, 0.08 बाई 0.04 इक्वल टू k, और इसका वैल्यू रहा है 0.2 टू दी पावर a एंड 0.4 टू दी पावर b। ये इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, k इंटू 0.1 टू दी पावर a एंड इक्वेशन सेकंड से ये फिर आ जाएगा 0.4 टू दी पावर b, एंड इट विल बी कट ऑफ 2 कैंसिल होगा, और 0.4 इस तरह से कैंसिल्ड होगा, यहाँ पर होगा 2 इक्वल टू, और पॉइंट से पॉइंट डिवाइड करेंगे, खत्म होगा। अगेन पावर इक्वेट करेंगे, द वैल्यू टू 1, यानी कि a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1 आया। a का मतलब a क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a2, b क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, एंड यू कैन चेक इट, द आंसर विल बी 1, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर होने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, पिछले लेक्चर का था ये। आज हम नए चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड को। चलिए, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से किस तरह से असर पड़ता है किसी भी रिएक्शन के रेट पर। कोई रिएक्शन हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने या घटने से रिएक्शन के रेट पर किस तरह से फर्क पड़ता है, उसी को पढ़ने का तरीका देख रहे हैं। जिसमें से हम पहला तरीका क्या पढ़े हैं,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर के जो इनिशियल रेट मेथड है उसको हमने देखा। सेकेंड नंबर क्या है, ग्राफिकल मेथड, जैसा कि यहां पर हेडलाइंस है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड के लिए देखना है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं जाएंगे। बस देखिएगा इसमें एक छोटा सा टेक्निक है जो यूज करने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है R इक्वल टू के और A टू दी पावर P है अगर, ठीक है। P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, P होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, P होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो P में भी 0, ये 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1, 2 एंड 3 हो सकता है। अब क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू फिक्स कर दें तो उसका एक अलग अलग वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आप खुद सोचिए, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, a के पावर 0 हो जाएगा, a के पावर 0, तो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, यानी रेट हो गया कांस्टेंट। मतलब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, रेट आपका नहीं बढ़ेगा, रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। ये रेट का ग्राफ हो गया कि रेट न बढ़ रहा है न रेट घट रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाइए या घटाइए, क्योंकि वो तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पावर क्या है उसका, 0 है। चलिए, एक ये बात हो गया। अच्छा, इसी में हम एक और चीज देखते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं, तो y बराबर mx का ग्राफ आपको पता होगा। y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है, अगर इधर y है इधर x है, ये ग्राफ इस तरह से होता है जिसमें स्लोप m होता है। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह से क्या होगा, एक ग्राफ इस तरह से पास करेगा। तो ध्यान रहे कि ये हो गया p इक्वल टू 0, यानी ये ग्राफ 0 ऑर्डर का है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। और अगर 1 और 0 के इस तरह से बोल सकते हैं 1, 1 से छोटा 0 से बड़ा, यहां जो ग्राफ इसके बीच में आएगा, मान लीजिए कि 1/2 होता होगा, यानी कि रूट a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसा होता है, स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है कर्व लाइन। ये देखिए कर्व लाइन आएगा, p 1 से अगर इधर जाएगा तो p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो देखिए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू कॉन्सेंट्रेशन इट विल बी p इक्वल टू 0, मतलब क्या, 0 ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन से रेट पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और एक हो जाएगा स्ट्रेट लाइन y बराबर mx, इंक्रीजिंग ग्राफ, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि बढ़ते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पावर। और p ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, अगर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो याद रखना है कि यहां कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वही स्ट्रेट लाइन होता है। अगर देखिए दूसरा ग्राफ में यहां पर दिखाते हैं, अगर यहां पर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में मान लीजिए कि पावर 2 दे देते हैं, कंसंट्रेशन का स्क्वायर a स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अगर सीधा लाइन होगा तो ये तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन होगा ये हो जाएगा p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ जो पावर है ना, इसको लेकर के अगर ड्रॉ करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का देगा। और जब इसके दोनों के बीच में आ जाएंगे p लेस देन 2 हो जाएगा, 0 से बड़ा 2 से छोटा। और अगर इधर आएंगे ये कर्व लाइन होगा, p हो जाएगा ग्रेटर देन 2। तो फॉर nth ऑर्डर, एक जनरलाइज ग्राफ आपको बता देते हैं फॉर nth ऑर्डर। और ध्यान रहे ये एक ऐसा ही ग्राफिकल अप्रोच है, एग्जैक्टली इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस ये एक थ्योरी है आपको बता रहे हैं। मेन ग्राफ का जो क्वेश्चन रहेगा वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से रहेगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम जनरलाइज्ड ऑर्डर अगर हम बात कर रहे हैं तो रेट r है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर n है, हम n ले लेते हैं, हम 0 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, फ्रैक्शन नहीं लेंगे, क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। और यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पावर n ले लेते हैं। ये हो गया p इक्वल टू 0, ये हो जाएगा p इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा p लेस देन n, और ये हो जाएगा p ग्रेटर देन n। ये एक जनरलाइज्ड ग्राफ है। सारे ग्राफ का नेचर आप देख लीजिए, वो क्या है, सेम टू सेम है।
ठीक है। अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है तो ये सीधा लाइन जो गया है स्ट्रेट लाइन वो P इक्वल टू 2 का है। अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3 होता तो ये भी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाता, P इक्वल टू 3 के लिए होता। अगर nth पावर यहाँ पर है तो ये जो स्ट्रेट लाइन सीधा जा रहा है इंक्रीजिंग ग्राफ वो P इक्वल टू n के लिए होगा, है ना। तो इसलिए ग्राफ के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। और मेन जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे देखने वाले हैं। तो यहां तक बहुत ही सिंपल सा चीज हम लोग ने ऑब्जर्व करी है। अब यहां से आपका एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्चुअल क्या बोलते हैं उसको, इसमें फॉर्मूला भी बहुत सारा होगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा, कई सारे अलग अलग ग्राफ आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इधर से ही पूछने का है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, देखो एक चीज हम बताना भूल गए कि जितने भी आप मेथड पढ़ रहे हो कि ये ग्राफिकल अप्रोच हो या फिर इनिशियल रेट मेथड हो या अभी जो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हो, मतलब इसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, ये सारे के सारे रूल्स तभी अप्लीकेबल हैं जब आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात कर रहे हो। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो इसमें से कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। मतलब रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री, दे मस्ट नॉट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्री मतलब कि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तो और मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलरिटी 1 होना चाहिए। जैसा कि स्यूडो हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, स्यूडो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसका होना जरूरी है, उसके बिना तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका रेट पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसका रेट पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो मॉलिक्यूल स्यूडो हो जाते हैं, अक्सर वो एक्सेस अमाउंट में होता है। अच्छा, अब हम ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड पढ़ेंगे, जैसे पहला क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि आर, जैसे एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट। अब जैसा कि बता चुके हैं प्रोडक्ट में हम क्यों नहीं लिखते हैं बी और सी, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है ना, हमारा रिएक्शन का रेट तो रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो जो रिएक्टेंट में है उसको कंफर्म लिखेंगे कि क्या लिखना है, प्रोडक्ट पर उसका क्या लेना देना है। तो इसलिए प्रोडक्ट से कोई लेना देना है नहीं रिएक्शन रेट को, तो हम लोग प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर आपने ये ले रखा है ए प्लस बी और यहां पर ये क्या आ गया प्रोडक्ट, आपको बी को स्यूडो होना पड़ेगा, स्यूडो, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा तो ये रेट लॉ मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी मस्ट बी 1। तो चलिए रेट कैसे लिखा जाएगा, आर इक्वल टू के और ए टू द पावर समथिंग। अब समथिंग क्या, यहां पर मेरा हेडलाइंस क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए के पावर क्या रहने का है, 0। अब ए के पावर जैसे ही 0 जाएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है इसके लिए हमने बात करी थी क्या, कि उसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसका रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। तो देख लें यहाँ पर आर इक्वल टू के आ रहा है, जो यूनिट आर का होगा वही यूनिट किसका होगा, के का होगा। चलिए अगर हम ग्राफ बात करें रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, जैसा कि अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बात करें। अब आइए इसको रेट को लिखने का दूसरा तरीका डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। रेट को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी लिखते हैं ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आप देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इसमें, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर का। ये थर्ड लेक्चर है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सेकेंड लेक्चर का वीडियो आपने देख रखा है। चलिए तो वो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। रेट को क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। और रिएक्टेंट के तरफ जब हम रेट लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं प्लस बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन निगेटिव हो जाएगा तो रेट भी निगेटिव हो जाएगा। अब रेट अगर निगेटिव होगा, रेट तो कभी निगेटिव होता नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ना हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इक्वल टू और के। के क्यों है यहाँ पर, के है, देखो आर के जगह पर हमने क्या लिखा,
माइनस da/dt, और जो k था वो k यहां पर लिख दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। आप देखेंगे dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस da इक्वल टू k dt। अब माइनस को इधर से राइट साइड ले जाने का है, तो इधर क्या बचेगा, da इक्वल टू और माइनस k dt। अब क्या होगा, जिसका डिफरेंशियल मौजूद होता है वो इंटीग्रेबल होता है, कैलकुलस का एक रूल है। अब dA है यानी a का डिफरेंशियल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इसलिए तो इसका नाम पड़ा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। और यहां पर देखिए t का डिफरेंशियल मौजूद है dt, तो फिर इसमें भी लगेगा क्या, इंटीग्रेशन। और लिमिट याद रखिएगा, लिमिट टाइम कहां से शुरू होता है, टाइम कहां से शुरू होता है, जीरो से टाइम शुरू होता है। टाइम होता है कहां से शुरू, जीरो, और जाता कहां तक है, t तक है। अगर t 0 सेकेंड पर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल होगा, जीरो समय पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, इनिशियल होगा। यानी कि यहां पर क्या करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को a0 से हम लोग लिखते हैं, और t समय पर कंसंट्रेशन मान लो कि a हो जाता होगा। देखो a के नीचे छोटा सा जीरो का मतलब होता है a0, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब चलो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको इसको पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dx का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है, x प्लस c, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, बट यहां पर तो डिफिनिट है, c नहीं लगाना पड़ेगा आपको। dA का इंटीग्रेशन हो गया a, लोअर लिमिट a0 है, अपर लिमिट क्या है, a है, इक्वल टू माइनस k, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसमें भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t है। सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं और माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट में क्या है, a है, लोअर लिमिट क्या है, a0 है, डाल दिया, और इधर माइनस k, t रखेंगे, अपर लिमिट माइनस 0, t माइनस 0 क्या होगा, t माइनस 0। अब यहां देखें कैलकुलेशन, a इक्वल टू a0, चूंकि इधर माइनस a0 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a0 और माइनस kt तो पहले से है। यही हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब चलिए इसका ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, यहां पर अगर हम आपको कहें कि ये y एक्सिस पर है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है c, k को m मान लेते हैं, t x का फंक्शन है। कैसा ग्राफ आ रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये एक ग्राफ आएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एंड ग्राफ अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो यहाँ पर एक्सिस कौन सा है, y, इधर एक्सिस कौन सा है, x। अब y के जगह पर क्या है, a है, x के जगह पर क्या है, t है, और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। अब माइनस m क्या है, स्लोप है, स्लोप तो निगेटिव गया, मतलब यहां से एक इस तरह से निगेटिव ग्राफ आएगा। मतलब निगेटिव स्लोप ऐसे होता है, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अब यहां जो स्लोप आया, ये स्लोप क्या होता है, m होता है, स्लोप इक्वल टू m, m की जगह पर क्या है, माइनस k होने का, इधर तो इधर a है, इधर t है, स्लोप क्या आएगा, माइनस k। और ये क्या होता है, ये जो है a0, a0 क्या होता है, y बराबर माइनस में c, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब कि यहां पर ये वैल्यू क्या होना है, a0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, a0 क्या है, c के जगह पर रहेगा, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर ग्राफ आप पढ़े होंगे तो ये समझ में आएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये एक ग्राफिकल अप्रोच आपको समझा रहे थे। a इक्वल टू a0 माइनस kt, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आया, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर में मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, इसी में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आपसे पूछेगा। चलिए अब कोई भी जो आप पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए पढ़िए, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के लिए, उसमें क्या करना होगा, आपको हाफ लाइफ निकालने को कहेगा और आपको कहेगा लाइफ टाइम निकालने के लिए। देखिए हाफ लाइफ और लाइफ टाइम क्या होता है, इसको हम दूसरे स्लाइड में यहां पर चेक करते हैं। आइए, हाफ लाइफ, चलिए हाफ लाइफ क्या होता है इसको पहले डिफाइन भी कर देते हैं। एग्जाम में 2 नंबर के लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
डिफाइन हाफ लाइफ। क्या हो जाएगा? द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा खत्म होने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। और अगर पूरा खत्म होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम। मतलब उस रिएक्शन का टोटल टाइम खत्म होने में उतना लगा है। तो हाफ लाइफ क्या है? इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय रिएक्शन to complete half of its initial concentration, half of its initial concentration। मतलब आधे चीज को खत्म होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। चलिए अब इस हाफ लाइफ को यहां पर ड्राइव करते हैं थोड़ा सा। अभी इक्वेशन सिंस लिखेंगे ऐसा, वी हैव, अभी क्या इक्वेशन आया था? इक्वेशन आया था A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, A इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब क्या करना है? T हो जाएगा T हाफ, यदि फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो आधा हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का। A इज द फाइनल कंसंट्रेशन, A नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, A क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है, समय T के बाद जो बचता है। और A नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब तो इनिशियल का आधा जो होगा तो क्या होगा? आधा A नॉट बाई 2। तो टाइम को बोलेंगे T हाफ। अब इस वैल्यू को यहां पर डाल देते हैं। A की जगह लिखेंगे क्या? ए नॉट बाई 2, और इधर ये बच गया ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। बस इसको सॉल्व करना है, टी हाफ का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम ए नॉट को इधर लाते हैं, ए नॉट बाई 2 पहले से है, प्लस वाला ए नॉट लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस ए नॉट होगा, इक्वल टू माइनस के इंटू टी हाफ। अब चलिए इसका वैल्यू आएगा माइनस ए नॉट बाई 2 माइनस के इंटू टी हाफ। माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है। टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ये वैल्यू आया हाफ लाइफ। ध्यान रहे ये जो है फाइनल कंसंट्रेशन होता है और ए नॉट ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के रेट कांस्टेंट है और टी हाफ को तो अभी बताया, वो हाफ लाइफ बोलते हैं उसको। टी हाफ लाइफ है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसका हाफ लाइफ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट इज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हेंस हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life of zero order reaction depends upon initial concentration। ठीक है, जो हाफ लाइफ है वो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हाफ लाइफ क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए तो ये तो हाफ लाइफ था। एक देख लेते हैं हम लोग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम देखते हैं। लाइफ टाइम जिसको हम टी लाइफ टाइम करके भी लिख सकते हैं। हाफ क्या है? आधा खत्म होने में जो खत्म, मतलब जो टाइम लगता है रिएक्शन को आधा खत्म होने में, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है
उसको आधा खत्म होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा खत्म होने की बात करें, मतलब वो कंप्लीटली जीरो हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी कंज्यूम्ड, मतलब सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाएं, तो उसको खत्म होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन, इसको भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू कंप्लीट, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, मतलब कि आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये जीरो हो जाएगा, तो जो टाइम है वो लाइफ टाइम कहलाएगा। अब चूंकि आपके पास क्या होता है, इक्वेशन है A इक्वल टू A0 माइनस KT। अब A के जगह क्या हो जाना है, 0, A0 रहेगा माइनस K, और T के जगह क्या लिख देंगे, लाइफ टाइम। यानी कि आप देख लीजिए K इंटू, माइनस को इधर ले जाते हैं, K इंटू T लाइफ टाइम इक्वल टू क्या होगा, A0। तो यहां से T लाइफ टाइम अगर बात करें, T लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, A0 बाई K। ये इक्वेशन आ गया। यहां भी हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, लाइफ टाइम ऑफ reaction is directly proportional to initial concentration, और मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली लिख सकते हैं T लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जितना भी हम बात किए, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, और उससे रिलेटेड जो ग्राफ होता है हमने उस पर बात करा। आप हाफ लाइफ का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे मतलब अभी ये पिछले वाले स्लाइड पर यहाँ पर हाफ लाइफ क्या था, T हाफ इक्वल टू A0 बाई 2K। तो कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू आप T हाफ के जगह पर y कर लो। अगर हम T हाफ के जगह पर y कर लेते हैं और A0 एक फंक्शन रखते हैं A0, तो 1/2K इंटू A0, इसको m कर दीजिए, इसको x, ये k है 1/2K। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, यहां पर होगा T हाफ और इधर रहेगा A0, तो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ, y बराबर mx पॉजिटिव स्लोप में, और यहां पर जो स्लोप आएगा, स्लोप ये क्या आ जाएगा 1/2K। तो देखिए अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छा है तो आप कहीं पर भी किसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो ये था जीरो ऑर्डर के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। डिफरेंस कहां पर होगा कि जहां पर हम जीरो लिए थे वहां पर अब 1 लेना है। जैसे A इक्वल टू मतलब जो प्रोडक्ट देने वाला है, A से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई DT, जो कि रेट बोलते हैं इसको, और रेट को आप रेट लॉ के टर्म में ऐसे भी लिखते हैं, A के पावर क्या रहना है, 1 रहना है। क्यों 1 रहना है, क्योंकि यहां पर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि पावर क्या रखना है, 1 रखना है। तो माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू KA। और आप चाहें तो यहां पर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए प्लॉट कर ही लेते हैं। यहां पर इधर हम ले लेते हैं माइनस DA अपॉन DT, और इधर ले लेते हैं क्या, A, कॉन्सेंट्रेशन है और इधर रेट है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा। इसका स्लोप क्या होगा, K होगा। इसका ग्राफ हम देख लिए। अब चलते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने। तो माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू K इंटू A। अब ऐसा है, A टर्म को एक साथ कर लेते हैं, मतलब कि माइनस D और A को एक साथ कर देते हैं, DT को K के साथ ले जाते हैं। तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, माइनस DA अपॉन DT
सॉरी माइनस डी ए बाई ए, और डी टी चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो के इंटू डी टी हो गया। और बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कैलकुलस में आप लोग पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना चाहते हो, आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये आपको आना चाहिए, तभी उसके बाद बात बनेगी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए इंटीग्रेशन जिसका डिफरेंशियल मौजूद है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यस। तो यहां पर लिखते हैं माइनस डी ए बाई ए, और यहां पर इंटीग्रेशन लगा दिया इक्वल टू, और एक और काम करते हैं, माइनस को इधर हटा देते हैं, उधर रख देते हैं, माइनस यहां रख देते हैं ए, और ये था डी टी जिसमें लगा दिया इंटीग्रेशन, टाइम 0 से शुरू होकर के और टी तक जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, ए तक जाएगा। फाइन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए डी ए बटा ए का ये आता है लॉग ए, लॉग ए आता है, dx बाई एक्स लॉग एक्स, तो डी ए बटा ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होता है लॉग ए, और एल एन लिखते हैं। देखिए लॉग दो तरह का होता है, एक होता है एल एन और एक होता है एल ओ जी। जब आप एल एन यूज करते हैं तो उसका बेस ई होता है, और जब एल ओ जी यूज करते हैं तो उसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। 2.303 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नीचे लोअर लिमिट में ए नॉट है, वो बाद में कन्वर्ट करते हैं। अपर लिमिट ये था, इधर माइनस के डी टी का भी क्या हो जाएगा टी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट क्या होगा 0। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहां हो जाएगा लॉग, अपर लिमिट है ए माइनस लॉग लोअर लिमिट है ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। आइए माइनस वाले को इधर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा, लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी। अब एक चीज आपको हम मैचिंग कराते हैं, ये छोटा सा चीज जो मैचिंग क्या आ रहा है कि जो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसमें क्या आया था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आया था, क्या आपको याद है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आया था। बस इसमें कुछ नहीं हुआ है, उसी में उसके कॉन्सेंट्रेशन में लॉग लग गया है, एल एन लग गया है, लॉग बेस ई वाला। अब चाहे तो हालांकि कैलकुलेशन बेस ई वाले का तो नहीं होता है, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए, अगर यहां पर यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं और एजम्पशन लीजिए, यहां पर ये है क्या, इसको y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए c, और k क्या हो जाएगा m, t क्या हो जाएगा x। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो बहुत छोटा छोटा है बट कैन बी विजिबल। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, मतलब कि मान लो यहां पर ये है, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट, लॉग ए नॉट, और यहां से जो ग्राफ इसका होगा, देखिएगा ये ग्राफ इस तरह से ऐसे आने वाला है। अगर हम बात करें ग्राफ किनके बीच में आप देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं जो लॉग ए है और टाइम टी के बीच में देख रहे हैं, और के क्या है स्लोप, स्लोप इसका हो जाएगा माइनस के, निगेटिव स्लोप है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। आइए, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हुआ बेस ई वाले लॉग के साथ। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसी को LOG लिखना अगर है तो LOG लिखिए, लेकिन उसके पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से, ओके। तो यहां लिखेंगे 2.303 और लिखेंगे लॉग
ए इक्वल टू 2.303 लॉग ए, और इधर कर देंगे क्या, माइनस के टी, ऐसा। अब इसमें एक और डेरिवेशन है, मतलब 2.303 से दोनों तरफ, बराबर के उस तरफ और बराबर के इस तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो लॉग ए, और 2.303 से डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, यहां भी ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा लॉग, यहां ए नॉट है, लॉग ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो सब में डिवीजन होगा। अब चलिए इसको इधर ले आते हैं, फाइनल इक्वेशन लाएंगे हम, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी, ठीक है। लॉग एम माइनस एन, या फिर आप एक काम करिए, माइनस इधर है, माइनस इधर से कॉमन लीजिए, अगर इधर से माइनस हम कॉमन ले लेंगे क्या आएगा, तो ये आएगा लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, ये आ जाएगा, और इधर माइनस के अपॉन 2.303 बाई टी। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लॉग एम माइनस लॉग एन एक फॉर्मूला होता है, आपको जानना चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है लॉग का, ये आना चाहिए आपको। उसी पर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के बाई 2.303 इंटू टी, ऐसा आ गया। अब यहां से 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। चलिए ये फाइनल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन आया, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए, यानी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसको याद करिए, इसको रट जाइए, अभी ड्राइव हो चुका है यहां पर, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का है, और इसमें एक विलहेल्मी इक्वेशन आता है, उसको भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी अभी आपने देखा था जो बेस ई वाला फॉर्मूला था, लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी, ये था। अगर आप देखेंगे इसको तो लॉग ए, इसको इधर लाएंगे माइनस लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, लॉग एम माइनस एन के आधार पर अगर इसको तोड़ेंगे तो लॉग ए बटा ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां से आप देखिए कि जब एक्सपोनेंशियल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में, अब आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करने आता है या नहीं आता है, e टू द पावर माइनस के टी, ए नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा, तो ए नॉट पावर माइनस के टी, और ये अब आपको समझ में नहीं आया। अब नहीं आया तो क्या कर रहे हैं, आइए लॉग के पास, ये लॉग है, इसका बेस होता है e, और यहां पर होता है अगर y और इधर होता है x, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर x। अब इसी से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर जो लॉग था इसका बेस क्या था, e, इस a बाई ए नॉट को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी हो गया, और बाद में फिर ए नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहां से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको विलहेल्मी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो
ये हो गया इक्वेशन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। और अभी अभी यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेटलॉय इक्वेशन आया है। यहाँ पर अभी फिर से दो चीज यहाँ पर निकलना है। आप चाहें तो इधर ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, वो बाद में देख लेते। KT इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ यहां पर निकालते हैं। हाफ लाइफ निकालते हैं। तो हाफ लाइफ में क्या करेंगे, जो फाइनल कंसंट्रेशन है A इक्वल टू, वो आधा हो जाना चाहिए, इनिशियल का आधा, तो आप T के जगह पर T हाफ रख सकते हैं। अब चलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो यहां पर था, इसमें क्या करेंगे, T के जगह T हाफ रखेंगे और A के जगह A0/2 रखते हैं। चलिए K इंटू T हाफ इक्वल टू 2.303 लॉग A0 माने कि इनिशियल कंसंट्रेशन बाई A0/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ये 2.303 log 2 किसके बराबर हुआ है, ये KT हाफ। तो KT हाफ इक्वल टू, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिएगा log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.301। तो K इंटू T हाफ इक्वल टू, जो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 0.693 एंड देयरफॉर T हाफ जो हाफ लाइफ होता है, K को इधर ले आइए 0.693/K। ये देखिए ये निकल गया हाफ लाइफ। अब इस हाफ लाइफ को याद भी रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये बहुत ही बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है ये, कि हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला क्या याद रखेंगे, 0.693/K। K क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म है क्या, नहीं है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिख भी देते हैं, आइए। हेंस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of first order reaction is independent from initial concentration of reactant। ठीक है, तो ये था हाफ लाइफ। फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन इस पर आता है और फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। हाफ लाइफ के बाद हम लोग तुरंत चलते हैं लाइफ टाइम की तरफ। लाइफ टाइम, तो डेफिनेशन पहले ही बताया जा चुका है। लाइफ टाइम का डेफिनेशन सभी के लिए एक ही होता है, T लाइफ टाइम। ऐसा मतलब क्या होना चाहिए, A के जगह A 0 हो जाना चाहिए। फाइनल कंसंट्रेशन कुछ बचना ही नहीं चाहिए। फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि A क्या हो जाना चाहिए, 0। तो फिर T क्या हो जाएगा, T लाइफ टाइम हो जाएगा। चलिए अब K इंटू T लाइफ टाइम, K इंटू T लाइफ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 log A0 बाई, और ये क्या हो जाएगा 0, फाइनल कंसंट्रेशन 0, log इनफाइनाइट हो जाएगा ना, 2.303 और log इनफाइनाइट तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये तो वैल्यू इनफाइनाइट देने लगेगा इन्फिनिटी पर, यानी कि T लाइफ टाइम याद रखिएगा आप, T लाइफ टाइम क्या होता है, अनडिफाइंड है।
यानी कि इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं। आप ये याद रखना, टी लाइफ टाइम क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, यही इसकी सबसे खासियत है। हेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वो कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए देखिएगा जब आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स, तो बोलता है कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट डिग्री रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव के रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, बिकॉज वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है और वो कभी न खत्म होने वाला रिएक्शन होता है। ये खत्म कब होगा, तो इनफाइनाइट पर होगा। और नोट में यहीं पर एक चीज आपको बता दें कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर के होते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे H2 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, HCl बनता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फोटो रिएक्शन मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हुआ रेडियो एक्टिव के लिए। अब हम लोग ग्राफ भी देख चुके हैं, तो इसका एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए क्या करना है, जीरो ऑर्डर का इनिशियल रेट इक्वेशन ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, उसका लाइफ टाइम ए नॉट बाई के, उसका हाफ लाइफ ए नॉट बाई 2k। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आएगा वो फॉर्मूला पर आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला हुआ KT इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई फाइनल कंसेंट्रेशन। इसका टी हाफ था 0.693 बाई के, जो कि कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, जबकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता था। लाइफ टाइम की अगर बात करें तो इसका लाइफ टाइम कभी होता ही नहीं, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। तो एक ये हो गया। विल्हेल्मी इक्वेशन एक यहां पर आया था, ए इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, पीछे वाले स्लाइड में है, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हैं आप उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां से इसको देखा गया है शुरू से। जीरो ऑर्डर के लिए पहले देखा इसका इक्वेशन, उसके बाद लाइफ टाइम, हाफ लाइफ, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एग्जांपल्स। चलिए अब एक और क्या काम करते हैं। वैसे तो आप सेकेंड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, आप थर्ड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देते हैं जो काफी हेल्पफुल होगा। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जनरल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। ये फॉर्मूला है KT इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 इंटू 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a नॉट के पावर n माइनस 1, ऐसा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये याद रखना है। आपको पता है इसमें कि K क्या है, रेट कांस्टेंट है,
रेट कांस्टेंट, और n इसमें रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन जो है इंटीग्रेटेड रेट पर, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ पूरे थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। तो अभी एक जनरल फॉर्म हम देख रहे थे, यहां से हम डायरेक्टली अगर आप इसको याद कर लेते हैं आराम से याद हो जाएगा। KT इक्वल टू आपको याद रखना है 1/n-1। अब देखिएगा n-1 n-1 n-, सब जगह क्या है? n-1 है, तो बाहर 1/n-1 रख देना है, एक बड़ी ब्रैकेट यहां पर देना है 1 बाई फाइनल कंसंट्रेशन के पावर n-1 माइनस 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1, एकदम से याद हो जाएगा आपको। और k रेट कांस्टेंट है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ध्यान रहे कि n कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। चलिए चेक कीजिए इसको, क्यों n बराबर 1 नहीं होगा? अगर n का मान 1 होगा, 1 माइनस 1 0, 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। और जैसे ही इनफाइनाइट हो गया फिर तो ये पूरा रिएक्शन इनवैलिड हो जाएगा, मतलब इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है, बाकी आप सब में लगा सकते हैं। अभी लगा के बताता हूं। तो n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और इसका हाफ लाइफ भी आप निकाल सकते हैं, KT हाफ करके आप यहां से एक इक्वेशन आप ले सकते हैं, KT हाफ इक्वल टू 1/n-1 इंटू 2 बाई a टू द पावर n-1 माइनस 1 बाई a टू द पावर n-1। ये आप लिख सकते हैं ऐसा, या फिर KT हाफ इक्वल टू 1/n-1, और आप चाहें तो सॉरी एक मिनट, यहां पर चेंज होगा 2/a, और इस पूरा का पावर n-1 माइनस 1/a, और इस पूरा का पावर n-1। याद थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें, ऐसे इसका डेरिवेशन है लेकिन कोई काम का है नहीं। तो आप यहाँ पर इसको फाइनल में लिख सकते हैं 2 के पावर n-1 बाई -1, और यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर n-1। मतलब कि आप ये देख लीजिए हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन है, यहाँ भी n नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। अब ये हो गया। अब चलिए चेक करते हैं इसको, कहां पर चेक करें? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको चेक करके दिखाते हैं कि वो इक्वेशन दे पा रहा है कि नहीं दे रहा है। फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए मतलब n इक्वल टू 0 डालना है आपको। इस इक्वेशन में n इक्वल टू क्या डालना है? 0 डालना है। क्या आएगा देखिए, KT इक्वल टू 1/0 माइनस 1 इंटू 1/, पावर 0 माइनस 1। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो सकता है तो माइनस आएगा, ये KT की तरफ ले जाइए, माइनस KT इंटू -1 माइनस, और A नॉट है यहाँ पर, सॉरी A नॉट है, तो A नॉट के पावर -1। अभी A इनवर्स ऊपर जाएगा, A हो जाएगा, तो माइनस KT इक्वल टू A माइनस A नॉट। तो यहां से A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A नॉट माइनस KT। देखिए आप चेक कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाकर के ये इक्वेशन आया था, इससे आप जीरो ऑर्डर का निकाल सकते हैं। और आपको हम फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं निकाल सकते, इसका फर्स्ट ऑर्डर नहीं निकाल सकते क्योंकि एनी नॉट इक्वल टू 1 है, उसके लिए अलग से डेरिवेशन कंप्लीट दिया जा चुका है। आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल, तो लास्टली हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन आपको निकाल के दिखाते हैं। सेकेंड ऑर्डर यानी कि n इक्वल टू जब 2 होगा तो KT इक्वल टू 1/2 माइनस 1 बाई A टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस
1 बाई ए नॉट के पावर 2 माइनस 1। अब यहां से के टी इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब आइए यहां पर होगा 1 बाई ए नॉट, ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर हम सही से बात करें तो 1 बाई इक्वल टू माइनस कर लाएंगे, इसको रहने देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई ए नॉट प्लस के टी। देखिए ये इक्वेशन इसके लिए है, डायरेक्टली आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब चाहे तो हाफ लाइफ भी इसका आप देख सकते हैं। हाफ लाइफ क्या था, जरा पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या था हाफ लाइफ। चलिए, फॉर हाफ लाइफ, ये कलर दिख रहा है ठीक से, हाफ लाइफ। चलिए, हाफ लाइफ था k इंटू टी हाफ इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 और टू टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से था। अब यहां पर क्या करना है, n इक्वल टू 2 डालना है, तो k इंटू टी हाफ 1 बाई 2 माइनस 1 कैलकुलेट करिए, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 और a टू द पावर 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको, k टी हाफ इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 बाई 1 क्या होगा 1, ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 2 के पावर 1 तो 2 ही रहेगा, तो 2 माइनस 1 बाई a टू द पावर फिर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए क्या होगा, इसीलिए k टी हाफ इक्वल टू 1 बाई a, 1 बाई क्या होगा a, और टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई a इंटू के। ये टी हाफ किसका निकल गया, ये टी हाफ निकल गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ए नॉट, चूंकि हाफ लाइफ जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो यहां जो भी आप देख रहे हैं इनिशियल यहां पर ए नॉट कर देना है, ए नॉट रहेगा, ए नहीं रहेगा, ए तो फाइनल कंसंट्रेशन होता है, उसकी जगह क्या कर देना है ए नॉट कर देना है बस। ए मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, लेकिन हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए नॉट कर देना है। आई थिंक इसमें भी यहां पर ए नॉट करना है, ए नॉट होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन देना है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ध्यान रहे, हाफ लाइफ जब भी आप लिख रहे हो तो आपका जो कंसंट्रेशन टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनिशियल स्टेज, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको रहना चाहिए। तो चलिए क्या फॉर्मूला आया, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई ए नॉट इंटू के, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, आप इक्वेशन देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सेकेंड, यहां पर हम लिख भी देते हैं, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली, उल्टा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए एक बार समराइज कर देते हैं।
दो क्वेश्चन बताए हैं आते आते, ग्राफिकल अप्रोच आपको दिए हैं, इंटीग्रेटेड रेट-लॉ इक्वेशन स्टार्ट किए हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, बाद में हम सेकेंड ऑर्डर के लिए दिखाए हैं, आप चाहें तो थर्ड ऑर्डर के लिए खुद से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबका ग्राफ इस तरह से प्लॉट करते जा सकते हैं आप। तो ये था आज का लेक्चर का कंप्लीट थ्योरेटिकल स्टडी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का। और अब अगले लेक्चर में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, उसका क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।